बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा लेट हुई। मेरे करीबी साथी जानते हैं कि पिछले हफ्ते मेरी बेटी की शादी थी और वो एक बड़ा ज़िंदगी का एक बड़ा इवेंट होता है इंसान की, और उसमें हम बिज़ी रहे और 7 तारीख को उसकी रुखसती हुई और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज ये वीडियो जो है, आज की वीडियो थोड़ी रूटीन से हट के है। वैसे तो हमारे चैनल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी विद शेर अफजल खान बाबर, लेकिन आज जो है मैं वकला गर्दी पे बात करूँगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि प्रॉबली शायद जो वकला हैं वो आउटलाज हो गए हैं, यानी वो क्रिमिनल बन गए हैं, वो गुंडे हैं, वो जो है वो दहशतगर्द बन गए हैं। वकला गर्दी का मतलब दूसरा लफ्ज़ उसके लिए दहशतगर्दी से मिलता जुलता लफ्ज़ है। तो क्या वकला वाकई ही बागी हुए हैं और वो स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते और वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं और ये एनार्की फैला रहे हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एडवोकेट कौन होता है। हम ये भूल जाते हैं कि एडवोकेट है कौन। एडवोकेट एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है। अगर वो इंटेलिजेंट ना हो वो वकील नहीं बन सकता, और अगर वो प्रेजेंट माइंडेड ना हो, यानी हाज़िर दिमागी से काम न ले, तो भी वो वकील अगर बन भी जाए गलती से, वो चल नहीं सकता। उसको हाज़िर दिमाग होना होता है, बेदार मगज़ होना होता है, और उसके अलावा उसको बहादुर होना होता है। क्योंकि जो भी प्रोफेशन जिसमें कंपटीशन इन्वॉल्व हो, उसके अंदर कामयाबी के लिए बंदे का किसी भी मैदान में कूदने के लिए उसका बहादुर होना शर्त है। वो बहादुर होता है और वो सेल्फ डिटर्मिन्ड होता है। वो अपनी मंजिलें खुद तलाश करता है, वो अपनी मंजिलों तक खुद पहुंचता है। वो कॉज होता है, वो इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि एक बहुत ही फाइन अफसर है, इज़ अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द आर्मी और इज़ अ मेजर इन द आर्मी, लेकिन उसकी बॉडी पे उसका अपना कंट्रोल नहीं होता। उसकी बॉडी पे उसके सीईओ का कंट्रोल होता है। सीईओ उसको कहता है कि फलां जगह चले जाएं, वो वहाँ जाने का पाबंद है। ये काम छोड़ दें, ये शुरू कर दें, वो ये छोड़ के वो काम करने का पाबंद है। लेकिन एक वकील जो है वो अपने काम खुद डिसाइड करता है। वो एक सेल्फ डिटर्मिन्ड पर्सन होता है, जो कि इस मुल्क में बल्कि किसी भी माशरे में बहुत कम होते हैं। वो बेबाक होता है, वो बोलने में झिझक नहीं रखता। अगर वो झिझके बोलने में तो वो वकील बन सकता है, लेकिन वो वकील चल नहीं सकता। वो फेथफुल होता है, उसको अपने पेशे के साथ वफा करनी होती है, अपने क्लाइंट के साथ वफा करनी होती है। वो बहुत मेहनती होता है, उसको सख्त मेहनत करनी पड़ती है। उसको केस की मुख्तलिफ स्टेजेस पे बहुत अलर्ट, बहुत विजिलेंट होकर, बहुत मेहनत के साथ उसको जज को मुआवनत करता है, उसको असिस्ट करता है ताकि वो इंसाफ करे। वो अपने काम का खुद बॉस होता है, उसका कोई बॉस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस स्टेट मशीनरी पे, यानी वो लायबिलिटी नहीं होता। आजकल आपने देखा होगा कि सरकारी मुलाजमीन ने प्रोटेस्ट करके, एहतजाज करके एडहॉक रिलीफ ले लिए, 25% अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवा लिए। वकील क्या करे? महंगाई तो उसके लिए भी उतनी मैंने रखती है जितनी एक आम आदमी को अफेक्ट करती है। महंगाई इतनी उसको भी अफेक्ट कर रही है। क्या वो एहतजाज कर सकता है कि मेरी फ़ीस बढ़ाई जाए? क्या वो एहतजाज कर सकता है कि महंगाई हो गई है? क्लाइंट तो उसको अपनी मर्ज़ी से कौन पे करता है? मुझे आप बताएं कि क्या एक आम इंसान अपनी जेब से पैसे निकाल के दूसरे के हाथ पे रखता है तो वो ऐसे ही रख देता है और वो उसको कहे कि नहीं ये थोड़े और दो, महंगाई हो गई है और दो, वो और दे देगा। फिर वो एहतजाज करे, अपने क्लाइंट से कहे कि ये मेरी फ़ीसें जो तय हो चुकी हैं, अब महंगाई हो गई है, अब मेरी फ़ीसों में 25% इजाफा कर दें। क्या कोई क्लाइंट उसकी फ़ीस में खुद से खुद इजाफा करेगा, रियलाइज़ करते हुए कि इसकी महंगाई हो गई है? ऑब्वियसली नहीं करेगा।
बल्कि क्लाइंट्स का ये कोशिश होती है कि फैसला होने के बाद अगर कोई फीस बकाया है तो वो रफू चक्कर हो जाए। क्लाइंट से फीस निकालना ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, कोई बंदा इतनी आसानी से पे नहीं करता। और फिर मज़े की बात यह है कि क्या कोई शौक से अदालतों में आता है? हर बंदे की कोशिश होती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, चाहे वो कारोबारी लेन देन हो, चाहे वो ज़मीन का लेन देन हो। कोर्ट्स में कोई मजबूर होके आता है, इंतहाई मजबूरी के आलम में आता है, और फिर उसको आगे वकला किसी वकील की वो खिदमात हासिल करता है और वो रिलीफ लेने की कोशिश करता है। मुझे समझ नहीं आती कि एक ऐसा इंसान जो स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं है, उसने अपना बोझ खुद उठाया हुआ है, और उसको हम दहशतगर्द, गुंडागर्द और मतलब ला कानूनियत में बिलीव करने वाला पोर्ट्रे कर दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो चंद वकला हैं, जैसे फ़ारूक अचनायक हो गए, खोसा साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल एलीट के साथ इनकी एफिलिएशन शुरू से रही, और आज जिस तरह जरदारी अमीर है उसी तरह फ़ारूक अचनायक भी अमीर है, जिस तरह इत्तेज़ाद अहसन अमीर है, जिस तरह पीपल पार्टी के बड़े सरकर्दा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान बिलावल जरदारी, उस लेवल के वकील बहुत थोड़े हैं। और उसके बाद जो दूसरे लेवल के वकील हैं, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, जो अपनी मेहनत करके अपनी कंपनीज को सर्व कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, वो बहुत, उनकी तादाद भी बहुत थोड़ी है। सबसे ज़्यादा इस प्रोफेशन में लोग होते हैं जो जूनियर वकला होते हैं, जिन्होंने अपना कैरियर नया नया शुरू किया होता है, और उसकी जो मुश्किलात हैं उसके कैरियर में आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब उसकी प्रोफेशन की तरफ आ जाए तो इट्स सच अ डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, इतना मुश्किल प्रोफेशन होता है कि उसको अगर वो मेहनत ना करे वो सरवाइव नहीं करता। और जब वो LLB कर लेता है तो वो एक सीनियर के साथ अपना ऑफिस शेयर करता है, किसी सीनियर के साथ उसका नायब कासद बन जाता है, उसके टेबल पे कपड़े भी मारता है, चाय भी ला के देता है, और कचहरी में भाग दौड़ भी करता है। उसके बाद और उसको कोई सीनियर पे नहीं करता। जिस सीनियर जो बड़े बड़े चैम्बर हैं वो भी रॉ मटेरियल को नहीं इजाज़त देते कि वो उनको असिस्ट करें। अब जनाब बात आ जाती है कि उसको घर से कोर्ट तक, कोर्ट कम्प्लेक्स तक आने का खर्चा भी अपनी जेब से देना पड़ता है। और अगर कोई वो क्लाइंट ले आए तो एज ए जूनियर वकील वो अपने सीनियर से बात करता है कि सर ये मैं केस लाए हूँ। वो कहते हैं ठीक है, इसके 3 हिस्से करते हैं फीस के, एक हिस्सा होगा हमारा क्योंकि हमने केस लड़ना, तुम्हें तो भी काम आता नहीं है। एक हिस्सा चैम्बर के खाते में चला जाएगा क्योंकि दिन में चैम्बर के खर्चात होते हैं, मुंशियों को तनख्वाहें देनी होती हैं, चाय पानी दिन का, ऑफिस का, बिजली का खर्चा, बाकी सारे खर्चात मीट करने होते हैं। एक 1/3 जो है वो तुम ले लो, वो भी कोई अच्छा काइंड हार्टेड सीनियर हो तो, वरना वो कहते हैं ठीक है 10,000 रुपये तुम ले लो, बाकी हमें दे दो। अब मुझे बताएं कि एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो चाहे ना अहल भी हो, लेकिन जब ACR लिखने का टाइम आता है तो वो थोड़ा सा एफिशिएंट होके उन दिनों में अपने सीनियर्स को थोड़ा खुशामद करके और अपने साथ वालों की कुछ क्रिबिंग करके किसी तरीके से वो एक अच्छी ACR ले लेता है, और उस सीनियरिटी कम फिटनेस के उस घन चक्कर में वो लाइन में लगा रहता है और एज असिस्टेंट आता है और 16वें 17वें 18वें ग्रेड से जाके रिटायर होता है। इसी तरह एक CSS ऑफिसर बेशक वो मेहनत करके आता है, वो उस मुकाबले का इम्तिहान दे के आता है, लेकिन आगे उसका सारा कैरियर जो है अगर वो चंद टैक्टिक्स सर्विस करने की जान ले तो उसका कैरियर सेक्रेटरी वो बन जाता है। अगर सेक्रेटरी नहीं बनेगा तो कम से कम एडिशनल सेक्रेटरी वो ज़रूर रिटायर होगा। फिर आगे आ जाए, कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, और कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं एक वकील के। उसको तो कोई प्लाट नहीं मिलता, ना DHA में, ना CDA के सेक्टरों में। उसको तो कोई ज़मीन अलाट नहीं होती एग्रीकल्चरल लैंड की, जी अब वो एडवोकेट सुप्रीम रिटायर हो गया या अब उसका कैरियर ख़त्म हो गया तो उसको ज़मीन दे दी जाए। उसको तो कोई फ्लैट नहीं मिलता, वो तो किसी अस्करी में कहीं उसको कुछ नहीं मिलता, कोई अस्करी स्कीम में, कोई DHA का प्लाट, कोई फैल्कन सोसाइटी, कोई फ़िज़ाइया कॉलोनी, कोई नेवल एंकरेज, उसके लिए तो कुछ भी नहीं।
तो उसने जो कुछ करना है उसने अपने बल बोते पे करना है और अपने अपने जोरे बाजू पे करना है, और जोरे बाजू भी नहीं, अपने जोरे दिमाग पे करना है, अपने दिमाग को उसने सेल करना है। क्या इतना दिमाग होता है किसी का, दिमाग इतना एक्स्ट्रा अकल हो कि वो उसको बेचे? और वो बंदा वो अब आप जाते हैं कि उसको तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसको मेडिकल खर्चे उसके अपने हैं। उसने अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है, तो कोई ऐसे स्कूल नहीं है जो सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडाइज फ़ी पे उसके बच्चों को एडमिशन दे दें। उसने तो वही एक सिविलियन की तरह आर्मी पब्लिक स्कूल में या बैरिया कॉलेज में या फिजाइया कॉलेज में अगर वो बच्चों को दाखिल कराएगा, जो एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ही पेज द फ़ी, और एक उसकी फ़ी अच्छी खासी ज़्यादा होती है। और हर वकील की यह ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। ये सारा कुछ उसने अपने बलबूते पे करना है, वो स्टेट पे लायबिलिटी नहीं है। तो वो क्यों आउटला होगा? उसको क्यों आप लेबल कर रहे हैं कि वो कोई सोसाइटी की एक ऐसी चीज़ है जो कि इंतहाई काबिल नफरत है? वो फ़ख्र है सोसाइटी का, वो इस मुआशरे का, इस स्टेट का फ़ख्र है। और ख़ास करके वो जो कैरियर को स्टार्ट करता है। अब अगर हम उस तरफ आ जाएं कि वो कैरियर स्टार्ट कैसे करता है और एक वकील होता क्या है। एक वकील जो होता है वो कमाई तो दूर की बात, वो 3-4 साल तो सिर्फ फाके करता है। 3-4 साल बाद जब वो समझ जाता है काम और वो अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाने का सोचता है कि मैं अब सीनियर्स के साथ अगर बैठा रहा तो मेरी अर्निंग कभी स्टार्ट नहीं होगी, और जब तक उसका अपना चैम्बर ना हो उसके पास कोई क्लाइंट उसको वकील नहीं मानता। अगर वो किसी को गली में कहीं कैफेटेरिया में वो साबित भी कर ले कि मैं आपका केस समझ गया हूँ, मैं आपका केस फाइल करूँगा, मैं आपका केस लड़ूंगा, तो वो क्लाइंट उसको कहता है कि भैया अपना चैम्बर तो दिखाएं। वो जब उसके पास चैम्बर नहीं आता होता, वो किसी और के चैम्बर में उसको लेके जाता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो वहीं से वो कहता है कि यार ये क्या करेगा, वकील तो ये हैं। तो फिर उसकी पहली कोशिश होती है कि किसी तरीके से मेरा चैम्बर बन जाए। अब मुझे बताएं कि वो करे तो करे क्या। अब आ जाते हैं कि वो जब ऑफिस उसका बन जाता है, लेट सपोज उसने एक चैम्बर बना लिया, वो दफ्तर किसका है? हम सब जानते हैं कि जो जज होता है उसको कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर, और जो वकील होता है उसको कहते हैं अफसर ऑफ द कोर्ट। वो अफसर ऑफ द कोर्ट होता है, वो किसके काम कर रहा होता है? वो अदालत के काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो एक केस दायर करता है तो तलबी होती है। तलबी के लिए समन कौन लिखता है? जूनियर लॉयर जब अपने चैम्बर में बैठता है उसके पास मुंशी नहीं होता, वो खुद समन लिखता है। खुद समन लिख के खुद जाके अदालत से साइन करवाता है और खुद अपनी जेब से खर्चा करके उसको डाकखाने से या टीसीएस से जो भी ऑर्डर हो पोस्ट करता है। एक समन जो सरकारी प्रोसेस सर्वर के थ्रू जाना होता है, वो उसकी कॉपी भी वो फिल करके वहाँ 2 कापियाँ वो जमा कराता है। अगर ये सारे काम वो छोड़ दे कि जिस तरह सरकारी इदारे करते हैं, मेरे हिसाब से तो जब दावा दायर हो जाए और दावा दायर होने के बाद तलबी होनी है, ये जो भी बाकी कार्रवाई होनी है कोर्ट करे। कोर्ट का स्टाफ है, अलमाद है, रीडर है, स्टेनो है, वो ये सारे काम करें, लेकिन वो नहीं करते। कौन करता है? वो जूनियर वकील करता है। वकला के चैम्बर से समन बनते हैं। आगे चल के मजीद जब रोककारें बनती हैं, एक बंदा है उसकी ज़मानत हो गई, ज़मानत का मुचलका बेल बॉन्ड कौन फिल करता है? वकील फिल करता है या मुंशी फिल करता है। फिर वो ख़जाने में अगर पैसा जमा कराना है तो वो जमा कौन कराता है? वो क्लाइंट को कौन बताता है कि पैसे ले आओ, इस जगह जमा कराने हैं, यहाँ से पे आर्डर बनाना है, ये पे आर्डर अब इसकी कॉपी करा के उधर कोर्ट में देनी है। ये सारे मामला जो बेसिकली कोर्ट को करने चाहिए वो वकील कर रहा होता है। अब उसके अलावा बेल बॉन्ड भरने हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट बनाने हैं। जब मैंने किसी को अरेस्ट कराना है तो मैंने उसका वारंट बना के खुद अदालत से साइन कराना है और ख़ुद जाके नज़ारत ब्रांच में देना है कि ये वारंट आ गया, इस बंदे को आप जाके बैलेफ भेज के गिरफ्तार कर लें। कमीशन, लोकल कमीशन बनता है। लोकल कमीशन की दरख्वास्त कौन लिखता है? उस वकील को कौन गाइड करता है कि इस जगह जाना है, यहाँ जाके ये करना? ऑक्शनर कौन लगते हैं और ऑक्शनर को कौन लेके जाता है स्पॉट पे? ये सारे काम जो बेसिकली कोर्ट के हैं वो कर रहे होते हैं।
अब आ जाते हैं कि जो मॉर्निंग ऑफिस, ये भी एक बड़ा गलत कंसेप्ट बना हुआ है कि वो जो मॉर्निंग ऑफिस जो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर उसका बना है ये उसका ऑफिस है। हरगिज नहीं, ये तो एक बैठने की जगह है, वो जो समन लिखने के लिए, वो जो कोर्ट के काम करने के लिए, वारंट ऑफ अरेस्ट बनाने के लिए, और वो जो बाकी रोककारें बनाने के लिए एक दफ्तर है जहाँ पर वो बैठ के कोर्ट के काम कर रहा होता है। और अगर उसका कोई क्लाइंट आ जाता है जिसकी आज शहादत है, कोर्ट में 18 बंदे और भी आज शहादत के लिए आए हुए हैं, तो उसको अगर इंतज़ार में रखा हुआ है कि 2 बजे आपकी जिरा होनी है, तो वो 2 बजे बैठने के लिए वो उसके चैम्बर में जाके बैठ जाते हैं। अब अगर ये कोर्ट कम्प्लेक्स इस्लामाबाद का स्पेशली अगर ये कस्टम बिल्ड कोर्ट कम्प्लेक्स हो, तो यू कैन से कि जो लिटिगेंट जो हैं, जो मुकदमाबाज हैं, उनके लिए बैठने की जगह बनी हुई, यहाँ वो जगह नहीं बनी हुई। और इस्लामाबाद की कचहरी के जो कोर्ट रूम्स हैं, वो चूँकि कमर्शियल प्लाजों के अंदर दुकानें लेके उनके अंदर कबूच बना के लकड़ी की पार्टीशनें करके एक दुकान में 2 जज बिठा के आपने अदालतें बनाई हुई हैं, उसमें 6 बंदे से ज़्यादा खड़े होने की जगह नहीं होती, और 76, 80, 105 रिस्पॉन्डेंट होते हैं, सारे के सारे हाजिर हो जाएं तो अदालत में खड़े होने की जगह नहीं होती। और अदालत के बाहर अल्लाह अकबर, अदालतों के बाहर क्या मामलात होते हैं हम सब जानते हैं। F8 मरकज़, अयूब मार्केट इसका नाम है। ये F8 के रिहायशियों का एक कमर्शियल मरकज़ है जहाँ पर उनको, जैसे F7 मरकज़ है, F10 मरकज़ है, इसी तरह F8 मरकज़ है। लेकिन किसने वहाँ पर अदालतें ख़रीदी, किराए पे ली और उनके अंदर कोर्ट कम्प्लेक्स बनाया? क्या वकला ने कहा था कि इधर आ जाओ? क्या वकला ने कहा था कि आप एक अच्छा कोर्ट कम्प्लेक्स, कस्टम बिल्ड कोर्ट कम्प्लेक्स न बनाएं? यहाँ तो जज कंफर्टेबल नहीं होता अपनी कोर्ट में बैठा हुआ, अगर उसको बाहर आना हो तो उसको वही एक वो जो होता है जिसको कहते हैं कटहरा, कटहरे के पास एक छोटी सी विंडो होती है, उस विंडो से बाहर आके लिटिगेंट से होता हुआ उसको बाहर निकलता है। ये तो हालात आपके जजों के हैं। अब और फिर बाहर गलियां, तंग गलियां, और उनके अंदर गटर उबल रहे हैं और बदबूदार पानी, यहाँ सांस लेना मुश्किल है, और बारिशें हो जाएं तो कीचड़ और पानी खड़े होते हैं जगह जगह, निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। इन हालात में ईंटों के ऊपर यानी पाँव न गिले हों या जूते के अंदर पानी न चला जाए, गलियों में कोर्टों के सामने ईंटें पड़ी होती हैं जिनके ऊपर पाँव रख के लिटिगेंट्स और वकला अदालत तक आते हैं। अब इन हालात में और एक और तरफा तमाशा देखें, यानी इस्लामाबाद कोर्ट्स का एक और तमाशा देखें। आपकी जो रेगुलर कोर्ट्स हैं वो F8 में हैं, आपकी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो G11-4 में हैं, लेबर कोर्ट G11-4 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट जो हैं वो सारे के सारे G11-1 में बैठे हुए हैं। कोई कलंदरे का केस है, कोई CRPC 164 का बयान कराना है तो आपको G11-4 आना पड़ता है, नैब कोर्ट है तो G11-1 में जाना पड़ता है, और रेगुलर कोर्ट है तो F8 में आना पड़ता है, हाई कोर्ट है तो G10 में जाओ, FST है तो G52 में जाओ, शरीयत कोर्ट है तो G52 में जाओ, और अब हाई कोर्ट भी G52 में जा रहा है, पता नहीं कब जाएगा, लेकिन सुनने में आता है कि ये जाएगा। इन हालात में अच्छा एक और चीज़, NIRC नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, वो जो है वो G52 में है। आप पिंडी में आए, देखें कम्प्लेक्स, शानदार कम्प्लेक्स है देखने में। और फिर इन जो रेगुलर कोर्ट्स हैं फेट के अंदर, इनकी जो इनका कोर्ट रूम है या इनका जो रिकॉर्ड रूम है या जो नकल ब्रांच है या जो अलमद हैं वो कहाँ पर हैं, किधर हैं? इट्स अ कंप्लीट मैस। ये मुकम्मल कन्फ्यूजन है। पिंडी में जाएं, सामने कोर्ट है, कोर्ट के दरवाजे के साथ एक कमरा है, उसमें अलमद बैठा हुआ है। अगर आपने कोई फाइल देखनी है वहाँ से आप फाइल देख लें, अगर कॉपी करानी है कॉपी ब्रांच बनी हुई है, वहाँ विंडो पे जाके आप अपना नकल फार्म जमा कराएं, तीसरे दिन वहाँ से आप अटेस्टेड कॉपी लें और अपना काम करें। यहाँ कोर्ट अगर इस प्लाजे के ग्राउंड फ्लोर पे है तो पता चलेगा कि अलमद साहब जो हैं वो 4 प्लाजे छोड़ के 5वें प्लाजे की छत पे, 5वें प्लाजे की छत पे एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, छत के ऊपर एक 4-5 कमरे बने हुए हैं और उसके अंदर वो बेचारे अलमारियां रख के बैठे हुए हैं। और मुझे तो हैरत होती है कि यहाँ ये इन्वायरमेंट कोर्ट के लिए, कोर्ट स्टाफ के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये तो वकला की एक हिम्मत है कि वो इस माहौल में काम कर रहे हैं।
सब जानते हैं कि अहलमत से कोऑर्डिनेशन भी करानी है। कोई आपने दरख्वास्त दे दी है, उस पर लिख दिया जाता है कि बाद अज रिपोर्ट अहलमत पेश हो। अब अहलमत साहब से रिपोर्ट कराने के लिए 5वें प्लाजे की छत पे जाओ, वहाँ से रिपोर्ट कराओ। पता चले जी वो बंद करके चले गए हैं। किधर चले गए जी? कैंटीन पे हैं। अब फिर वेट करो कि कैंटीन से आएँ। तो भाई साहब ये एक कंप्लीट मैस है। और इसकी टाउन प्लानर जो थे इस्लामाबाद के सो कॉल्ड प्लान सिटी, इन्होंने क्यों नहीं कोई कोर्ट कम्प्लेक्स फोर्सी किया? मान लिया पेशावर, लाहौर, कराची बड़े शहर हैं, खुद से डेवलप हो गए, खुद से चीज़ें हो गई। यहाँ तो खुद से चीज़ें नहीं हुई। यहाँ पार्क F9 पार्क पूरा सेक्टर दे दिया गया पार्क के लिए। E8 सेक्टर पूरा सेक्टर दे दिया गया नेवी को। E9 सेक्टर पूरा सेक्टर दे दिया गया एयरफोर्स को। E10 सेक्टर E9 एयरफोर्स के पास है। E10 जो है पूरा सेक्टर आर्मी को दे दिया गया। E11 पूरा सेक्टर पुलिस को दे दिया गया। जुडिशरी कहाँ गई? जजेस कहाँ गए? कोर्ट कम्प्लेक्स कहाँ गए? वकला कहाँ गए? चैम्बर्स कहाँ गए? क्यों नहीं कोई एक सेक्टर, आधा सेक्टर मुख्तस हुआ इसके लिए? और जब हाई कोर्ट बनाना चाहा तो वो ग्रीन बेल्ट पे बना है। जहाँ जिस ग्रीन बेल्ट पे सेंटोरस मॉल बनी हुई है, उसी ग्रीन बेल्ट को अगर आप आगे लेके जाएं तो चूँकि जगह तो थी नहीं, और हाई कोर्ट तो बनाना था ना, क्योंकि हाई कोर्ट तो वो तो उसमें तो आपको पता है चीफ जस्टिस साहिबान को तो मराहत और सारा कुछ देना होता, वो तो फटाफट बन गया। जगह नहीं थी, जगह बना ली गई। और 2 ज़िले ईस्ट और वेस्ट, इस्लामाबाद ईस्ट वेस्ट 2 ज़िले बनाए गए ताकि 2 ज़िले तो हों कि एक हाई कोर्ट सर्वाइव कर सके। 2 टांगों पे खड़ा होना था हाई कोर्ट ने। कहाँ इस्लामाबाद, कहाँ लाहौर हाई कोर्ट, जिसके पता नहीं कितने तो बेंच हैं, मुल्तान बेंच, पिंडी बेंच, फैसलाबाद बेंच, और कितने ज़िले हैं वहाँ पर एक चीफ जस्टिस। और यहाँ 2 ज़िलों पे एक चीफ जस्टिस साहब आके बैठ गए, इतने जजेस आके बैठ गए। क्यों? बड़ों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। यहाँ पर एक एडवोकेट जनरल भी लगना था। यहाँ पर सब कुछ स्टेट मशीनरी ने भी आके काम करना था, तो ब्यूरोक्रेसी को सूट करता था, वो बन गया। लेकिन लो लेवल पे रेगुलर कोर्ट्स कोई किधर है, कोई किधर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इधर बिठा दो, स्पेशल कोर्ट्स वहाँ बना दो, FST उधर बना दो, रेगुलर कोर्ट्स F8 में बना दो। गलती किसकी है? और F8 में अगर कोई चैम्बर बन गया, मान लिया इंक्रोच होगी जगह, तो मुझे आप ये बताएं, अगर एक दीवार हो, उसमें पाइप हो और वो पाइप लीक हो, उस पाइप को या इस घर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना बनाया जाए तो पानी कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगा ना, क्योंकि पानी को तो आगे चलना है। इस्लामाबाद की आबादी जिस तरह तेज़ी से बढ़ी है और जिस तरह यहाँ तेज़ी से कोर्ट्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़े हैं, तो चैम्बर भी इसी हिसाब से बढ़ने थे। अब अगर एक यंग लायर ने थोड़ी सी लैंड इंक्रोच करके वहाँ चैम्बर बना लिया तो उसको आके हमने गिरा दिया। क्यों? कि जी ये गैर कानूनी है। अगर सिटी गवर्नमेंट उससे कमाना चाहे, मैं कहता हूँ इनको आके टेनेंसी एग्रीमेंट कर लेना चाहिए उन सब के साथ। 1000 रुपये किराया ले लो यार उससे, उसको मीटर लगा दो बिजली का, वो बिल देगा। आप रेगुलराइज करो ना चीज़ें, आप गिरा के उसको परेशान क्यों कर रहे हो? एक बंदा जिसने 4 साल फाके किए, 4 साल बाद उसने अपना चैम्बर बनाने को सोचा और उसका चैम्बर आके गिरा दिया गया। क्या पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ ये ज़मीन है जो इंक्रोच हुई हुई है? वो विलेज, पूरे गांव, सैदपुर विलेज, कलंजर विलेज, सिनाड़ी विलेज, ये लोग ज़मीनों के पैसे लेके 4-4 नस्लें अभी भी नहीं छोड़ रहे ज़मीन। ये क्या इंक्रोचमेंट नहीं है? वो जो कच्ची आबादियाँ जो G7 में बनी हुई हैं, वो जो नालों के ऊपर पूरी वहाँ चर्च बन, मेरे पास केस है F7 के चर्च का, वहाँ पर क्रिश्चियंस की आबादियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर मुसलमान भी रह रहे हैं। उन घरों में तो क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? ये वकला अपने चैम्बर बना के जो कोर्ट्स के काम कर रहे हैं, अपना भी रिस्क कमा रहे हैं, कोर्ट्स के काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं चैम्बरों में समन लिखे जाते हैं, उन्हीं चैम्बरों में रोककारें बनाई जाती हैं, उन्हीं चैम्बरों में बेल बॉन्ड भरे जाते हैं, उन्हीं चैम्बरों में वारंट ऑफ अरेस्ट लिखे जाते हैं, उन्हीं चैम्बरों में से रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं, उन्हीं चैम्बरों से लीगल नोटिस सर्व होते हैं। तो उसको आपने उठा के तो परे कर दिया और ऊपर से इल्ज़ाम लगा दिए, वकला कर दी। अब वकला ने अगर हाई कोर्ट का रुख किया,
उनका तरीका गलत हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या अतर मिनल्ला जो थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, क्या वो कभी वकील नहीं थे? ऑब्वियसली थे। क्या वो इस्लामाबाद के मामलात को समझना या लोअर कोर्ट्स की सारी निगरानी और इन्हीं कोर्ट से जब रिवीजन, सिविल रिवीजन या अपीलें जाती हैं तो हाई कोर्ट में जाती हैं ना। तो एक एक हाई कोर्ट की अपील जो अपील की जाती है और उसके नीचे एडवोकेट का एड्रेस लिख दिया जाता है और वो एड्रेस एफेड के किसी चैम्बर का होता है और उसको कोर्ट ने एंटरटेन कर लिया तो चैम्बर उस दिन से रेगुलराइज हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इंस्टीट्यूशन फॉर्म के ऊपर वकील के ऑफिस का पता लिखा होता है जो हाई कोर्ट में चीज़ जाती है। आज आप उन्हीं वही अदालतें जो उन्हीं ऑफिस के एड्रेसेस से उन्होंने इंस्टीट्यूशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए और रिट को या पटिशन को, अपील्स को, रिवीजन को एडमिट कर लिया, मान लिया और उस पर प्रोसीडिंग शुरू हो गई। और जब वही चैम्बर आके कोई गिरा देगा तो क्या वो वकला कहाँ जाएंगे? वो हाई कोर्ट ही जाएंगे। मैं इसको 100% बल्कि मैं इसको कंडेम करता हूँ। उनको तरीकाकार उनका गलत था, लेकिन उनका जाना बनता था वहाँ। और अब वही हाई कोर्ट हमें गिरफ्तार करने के आदेश दे, मतलब आर्डर दे रही है। वही हाई कोर्ट हमें हमारे खिलाफ तो इन्हें अदालत के केस बना रही। आप दें ना वकला को सारी सहूलतें जो पब्लिक सर्वेंट को दी जाती हैं। वो तो स्टेट पे लायबिलिटी नहीं है, उसको तो कोई लैंड नहीं मिलती, उसको तो कुछ नहीं मिलता। उसको तो जो कुछ कमाना है अपनी मेहनत के बलबूते पे इन लिटिगेंट से कुछ कमाना है। उसने स्टेट से कुछ नहीं लेना, ना स्टेट उसको कुछ देती है। तो मुझे सख्त तकलीफ होती है जब कोई कहता है कि जी ये वकलागर्दी हो रही है। वकील जो है ना वो ला कानूनियत पे बिलीव करते हैं। वकील जो इतना मेहनती आदमी होता है, जो सख्त मेहनत करके अपना कैरियर बनाता है और उसके कैरियर के जिसे कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जुदे पशेमा का पशेमा होना। ठीक है, इंक्रोचमेंट हुई है, कॉम्प्लेक्स जब तक बना है उसका एक तरीका कार है। आप रेगुलराइज कर लें उनको, उनसे 1000 रुपया 1500 जैसा रेंट ले लें और उसके बाद जैसे ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन जाए तो वो वहाँ से विकेट भी करा सकते हैं आप, क्योंकि आपने उनके साथ टेनेंसी एग्रीमेंट किया हुआ है कि आर्जी तौर पे आप यहाँ बैठे रहो, काम करो, कोर्ट्स के काम करो, अपने भी रिज़्क कमाओ, लेकिन जब हम तुम्हें बना के देंगे कॉम्प्लेक्स तो फिर इसको आपको छोड़ना होगा। दूसरी बात यह है कि बार काउंसिल जो है, इस्लामाबाद बार काउंसिल, उसको भी चाहिए कि वो यंग वकला जब आएँ तो उसका कोई 5000, 3000, 4000 रुपया उसका स्टाइपेंड मुकर्रर करे। बेशक कोई ऐसी ऐप बनवा लें जिससे उनको उसकी लोकेशन का पता चलता रहे, वो मॉनिटर कर सकेंगे ये वाकई एक्टिवली जुडिशल वर्क में इन्वॉल्व है। और 2 साल 3 साल कम अज़ कम उसके आने जाने का खर्चा तो निकल आए। उसके बाद वकला ने सिर्फ एफेट में ही चैम्बर नहीं बनाए हुए, वकला ने वहाँ तो सिर्फ बैठने की जगह बनाई हुई है। इनके एक्चुअल चैम्बर जहाँ से इनको काम आता है वो तो इवनिंग ऑफिस होते हैं, जैसा कि ये मेरा इवनिंग ऑफिस। लोगों ने किराए पे जगह लेके अपने इवनिंग ऑफिस बनाए हुए, वहाँ से क्लाइंट आता है। जो कचहरी के अंदर से तो क्लाइंट कोई नहीं आता, कचहरी में तो वही लिटिगेंट आएगा जिसकी केस शुरू हो चुका है या जिसका शुरू होने वाला है। तो ये 2 बजे तक, जब तक कोर्ट्स का टाइम होता है 3:30 4 बजे तक ये चैम्बर होते हैं, उसके बाद वहाँ कोई नहीं होता, वो चैम्बर लॉक हो जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ पब्लिक के ऊपर जो इम्प्रेशन जा रहा है कि ये वकला जो है ना ये दहशतगर्द हैं या वकला गर्दी करते हैं और ये ला कानूनियत पे बिलीव करते हैं और ये जो है ना जी ये तो माशरे का नासूर हैं और बड़े ये बेरहम लोग हैं, भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बहुत मेहनती लोग हैं और स्टेट पे बोझ नहीं है। ऐसे प्रोफेशन को, ऐसे लोगों को तो आपको इनकरेज करना चाहिए और लोग इस प्रोफेशन में आएँ। और हमने साइंसदान तो हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम साइंसदान तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, डॉक्टर इंजीनियर्स को अच्छे प्रोड्यूस नहीं हो रहे। और अगर वकील कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं
तो उनके ऊपर जनाब हमने कदगन लगा दिया और उनकी ज़रा सी लफ्ज़िश जो है ना वो नाकाबिल बर्दाश्त है। मुझे दुख इस बात का है कि आवाम के अंदर जो मैसेज जा रहा है, आवाम के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वकला के प्रोफेशन को, वो सरासर गलत है। वकला बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहादुर होते हैं, सेल्फ डिटर्मिन होते हैं, तो बहुत मेहनत से अपना रिस्क कमाते हैं। और जो उनका चैम्बर कोर्ट कम्प्लेक्सेस के अंदर होता है वो इनफैक्ट अफसर ऑफ द कोर्ट का होता है और अफसर और कोर्ट्स के काम हो रहे होते हैं। आज आप ये जिम्मेदारी ले लें, कोर्ट्स पे डाल दें, सम्मन भिजवाना, सम्मन लिखना, वारंट ऑफ अरेस्ट भिजवाने और रोबकारें बनाना, मचलके भरना, दावे की कापियां तैयार करना जो दूसरी पार्टी को देनी होती है, ये सारा काम आज आप कोर्ट्स पे छोड़ दें, आप यकीन माने कोर्ट्स खुद हाथ खड़े कर देंगे कि हमसे नहीं होता। तो जनाब मेरा ये मैसेज आज की वीडियो हट के वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे दुख था, मेरे दिल के ऊपर एक बोझ था, वो मैंने अपना हल्का कर लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अगली वीडियो हम अपने रेगुलर जो हमारा टॉपिक है आइन का उस पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना अपने दोस्तों का, फैमिलीज़ का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।